नमस्कार। भारत संघ की राजभाषा हिंदी है। रेलवे भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक संस्थान है। रेलवे में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी का दायित्व जिन पर है, आइए आज हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं और उनसे की गई अनौपचारिक बातचीत में उन्हीं से जानते हैं कि हिंदी की दिशा और दिशा। तो आइए स्वागत करते हैं हम निदेशक राजभाषा रेलवे बोर्ड के पद पर आसीन डॉक्टर वरुण कुमार जी का। डॉक्टर वरुण कुमार जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले हम आपके जन्म स्थान, बचपन, स्कूली शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा जन्म बिहार के मुंगेर जिले के गांव में हुआ। अब यह जमुई जिले के अंतर्गत पड़ता है। मेरा बचपन गांव, कस्बा और शहर तीनों जगह बीता। मेरी पढ़ाई भी इन्हीं तीनों जगहों में हुई। पिताजी सरकारी नौकरी में थे और उनका तबादला होता रहता था। हाई स्कूल के समय में पिताजी मुंगेर शहर आ गए। फिर आगे की सारी पढ़ाई लिखाई मेरी मुंगेर से ही हुई और यह सब कुछ सरकारी स्कूल और कॉलेज में, चूँकि उन जमाने में प्राइवेट स्कूल कॉलेज तो बड़े बड़े शहरों में ही हुआ करते थे। जब आपने कॉलेज स्तर पर हिंदी अंग्रेजी विषय को पढ़ाई के लिए चुना, उस समय किस तरह के ख्यालात आपके दिमाग में आ रहे थे? मुझे शुरू से ही हिंदी और विज्ञान, इन दो विषयों में गहरी रुचि थी। अक्सर मैं इन दो विषयों के शिक्षकों का दुलारा हुआ करता था। शिक्षकों के प्यार ने भी मेरी रुचि को बढ़ाया और दिशा दी। मैं सिलेबस से बाहर कहानियाँ, उपन्यास, लेख, वैज्ञानिक साहित्य आदि चीज़ें पढ़ता ही रहता था। पिताजी चूँकि डाक विभाग की नौकरी में थे तो तरह तरह की पत्रिकाएं देखने का मौका मिलता था और पुस्तकालय भी मैं बराबर ही जाता था। मैं 8वीं तक विज्ञान का विद्यार्थी रहा, बल्कि 8वीं से ऐसा कहना चाहिए। 8वीं से उस समय 10+2 का ज़माना नहीं था, 11 साल का मैट्रिकुलेशन होता था और 8वीं के समय से ही विज्ञान, कला और वाणिज्य की धाराएं अलग अलग हो जाती थी। मैंने साइंस लिया, इंटर तक मैंने साइंस पढ़ी और इसके बाद फिर मैं आर्ट्स में चलाया। इंटर में मेरा रिजल्ट अच्छा था, मुझे याद है मुझे कॉलेज में दूसरा पोजीशन मिला था। इसके बावजूद मेरी इच्छा हो गई कि अब मैं साहित्य की ओर मुड़ जाऊँ। पिताजी ने काफ़ी विरोध किया। उन्हें लगता था कि ये बेवकूफ़ साइंस में अच्छा रिजल्ट करके भी साहित्य में जाना चाह रहा है, किंतु अंततः मैं उन्हें मनाने में सफल रहा और मैं आर्ट्स में मैंने दाखिला ले लिया। लेकिन आपको जानकर थोड़ा विस्मय होगा कि मैंने हिंदी में नहीं, अंग्रेज़ी में दाखिला लिया था। मुझे बीए में ही यह एहसास हो चला था कि हिंदी में विचार और शास्त्र के स्रोत अंग्रेजी और संस्कृत से आते हैं। तो अंग्रेजी को मैं अच्छे से जान सकूं, उसके साहित्य और उसकी आलोचना, उसके विचारों को जान सकूं, इसके लिए मैंने अंग्रेजी में दाखिला लिया। आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैंने हिंदी की खातिर अंग्रेजी ली, लेकिन अंग्रेजी में जाने के कुछ ही दिनों बाद मेरे 2-3 प्रोफेसर्स ने कहना शुरू किया कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आपको उधर जाना चाहिए। और एक ने तो हिंदी विभाग के अध्यक्ष से जाकर के मेरे लिए बात भी कर ली। इस तरह से अंततः मैं हिंदी में चला आया। बल्कि मैं ऐसा कहूँ कि अंततः मैं भटकता भटकता अपने सही जगह पे चला आया, तो यह ज़्यादा उचित होगा। आपने डॉक्टरेट किया, आपने अपने शोध का विषय किसे चुना? मेरे शोध का विषय है निर्मल वर्मा की कथाकृतियों की भाषा का अध्ययन। निर्मल वर्मा के लेखन से परिचय मेरे अंग्रेजी के प्रोफेसर ने कराया था। वे मेरे पड़ोस में रहते थे। इंटर में ही उनसे परिचय हुआ था। वे अलग कॉलेज में थे, मैं अलग कॉलेज में था। जब मैंने बीए में अंग्रेजी ऑनर्स में दाखिला लिया तब उनकी कक्षाओं में जाने का मौका मिला, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए, चूँकि बाद में मैं अंग्रेजी में चला आया। वे बड़े ही विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति थे। मेरी साहित्य संबंधी दृष्टि के निर्माण में सबसे अधिक उन्हीं का योगदान रहा है। यूजीसी जब मैंने नेट क्वालिफाई किया तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेकर उन्हीं के अंडर शोध करने के लिए मैंने आवेदन किया।
निर्मल वर्मा मुझे और उन्हें दोनों को ही प्रिय थे। निर्मल वर्मा ऐसे लेखक हैं जिनमें भारतीय की अपेक्षा विदेशी तत्व कहीं अधिक है। उनके लेखन के सारे सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक संदर्भ प्रायः यूरोप या अंग्रेजी समाज से आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में या ऐसे व्यक्ति पर शोध करने के लिए शोध निर्देशक को हिंदी की अपेक्षा यूरोपीय समाज, संस्कृति, सभ्यता और उसके विचारों का अधिक बड़ा ज्ञाता होना चाहिए, ऐसी मेरी धारणा थी और ऐसी मेरी धारणा आज भी है। उनकी रुचि भाषा विज्ञान में थी और एमए में आते आते मेरी भी रुचि काव्यशास्त्र और भाषा विज्ञान में हो गई थी। इसलिए कहें तो भाषा विज्ञान की रुचि और निर्मल वर्मा का लेखन, इन दोनों ने मिलकर के यह विषय निर्धारित कर दिया, निर्मल वर्मा की कथा भाषा का अध्ययन। लेकिन यह अध्ययन सिर्फ भाषा के लिए भाषा का अध्ययन नहीं है, यह भाषा के जरिए आलोचना का काम करती है। इसमें यह देखना मेरा लक्ष्य था कि निर्मल वर्मा के कथा साहित्य में जो अर्थ का संसार उभरता है, उसके लिए भाषा और शिल्प का स्तर कहाँ तक अपनी भूमिका निभाता है। मजे की बात यह कि मेरे शोध निर्देशक खुद भी पीएचडी नहीं थे। यूनिवर्सिटी के नियमों के मुताबिक जिसे 10 साल का शिक्षण अनुभव हो, उसे शोध कराने की अनुमति थी। इसी आधार पर वे मेरे शोध निर्देशक बने। मेरे पीएचडी हो जाने के बाद उन्हें लगा कि उन्हें भी पीएचडी कर लेनी चाहिए और उन्होंने भी आवेदन किया, पंजीकृत कराया। दुर्भाग्य से वे उसे पूरा नहीं कर सके। कुछ ही वर्षों में उनकी मृत्यु हो गई। ये थी मेरी शोध की विषय और उसके निर्देशक के बारे में छोटा सा विवरण। आपके करियर की शुरुआत कहाँ से हुई और आज निदेशक राजभाषा, रेलवे बोर्ड के पद पर आसीन हैं आप, तो इनके बीच शुरुआत से लेकर आज जो आप निदेशक राजभाषा के पद पर हैं, अपनी कैरियर यात्रा के बारे में हमें बताइए। मैं तय कर चुका था कि मुझे क्या करना है, लेकिन नियति मुझे राजभाषा की ओर ले आई। यह मेरा कैरियर के लिए दूसरा चॉइस था। मेरी पहली पसंद तो लेक्चरशिप थी। उसके लिए 3 बार मेरा चयन भी हुआ, लेकिन कुछ ऐसी विडंबनाएं रहीं कि मैं उधर ज्वाइन नहीं कर पाया। वो एक अलग विषय है। राजभाषा में मेरे कैरियर की शुरुआत रेलवे में हिंदी सहायक के पद से हुई। इसमें मैंने 3.5 साल नौकरी की। उसके बाद इंडियन बैंक में सहायक प्रबंधक राजभाषा के रूप में मेरा चयन हुआ। इंडियन बैंक में मैंने 15.5 साल नौकरी की। प्रबंधक राजभाषा के पद तक गया, जो स्केल 2 का वेतनमान है। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग से मेरा चयन भारतीय रेल में हो गया और मैंने मेट्रो रेलवे में वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी के रूप में ज्वाइन किया। वहाँ से पदोन्नति पाकर उप महाप्रबंधक राजभाषा के रूप में पूर्व रेलवे और फिर अभी निदेशक राजभाषा के रूप में रेलवे बोर्ड में। तो राजभाषा के संबंध में मेरे कैरियर का यही ग्राफ रहा है। सर, सोशल मीडिया तो सूचना तकनीक और कंप्यूटरीकरण के मामले में हिंदी और भारतीय भाषाएं आज मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। एक समय था जब इंटरनेट कंटेंट का बहुत बड़ा हिस्सा केवल अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध था, लेकिन अब धीरे धीरे अन्य भारतीय भाषाएं हिंदी सहित अपनी स्थिति जो है काफी मजबूती से दर्ज करा रही हैं। इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? सोशल मीडिया तो सूचना तकनीक की ही देन है। सूचना तकनीक की प्रगति का लाभ सभी भारतीय भाषाएं उठा रही हैं, हिंदी भी उठा रही है। हाँ, यह बात जरूर है कि हिंदी इनमें सबसे आगे है। शुरू में जब कंप्यूटर आया था तो लगता था यह सारी भाषाओं को बेदखल कर देगा। जो काम हिंदी में होते थे लिखित रूप में हाथ से, वे सभी अंग्रेजी में होने लगे। लेकिन 2 दशक बीतते न बीतते स्थिति कितनी बदल गई है। आज तो हिंदी में कोई भी काम करना संभव लगता है। इंटरनेट पर हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा भंडार उपलब्ध है। साहित्य से अलग भी इंटरनेट पर बहुत बड़ा हिस्सा उपलब्ध है। दृश्य माध्यम में, श्रव्य माध्यम में बहुत सारे ब्लॉग लिखे जा रहे हैं। सच कहूँ तो समाज का जनतांत्रिकरण जितना अधिक विज्ञान और तकनीक ने किया है,
उतना किसी शासन पद्धति या विचारधारा ने नहीं। अब हिंदी इस देश के जनसामान्य की भाषा है तो स्वाभाविक रूप से इस परिवर्तन की वाहिका है। हिंदी के बारे में समझा जाता है कि यह प्रभावहीन वर्ग की भाषा है। मध्य वर्ग और उनकी जो नई पीढ़ी है वे सफलता के लिए अभी भी अंग्रेजी भाषा को ही अधिक महत्व देती दिखाई देती हैं। तो हिंदी या क्षेत्रीय भाषाएं उनको लेकर जो देश में हीन भावना जैसी स्थिति नजर आती है। क्या भाषा का कैरियर या बिजनेस की सफलता से कोई लेना देना है? अंग्रेजी के साम्राज्य पर लगाम लगने की क्या कोई आपको संभावनाएं नजर आती हैं? भाषा समाज की चीज है। भाषा के प्रति समाज का जो रुख होगा वही उसकी जगह तय करेगा। अपना समाज अंग्रेजी को श्रेष्ठता के भाव से देखता है और भारतीय भाषाओं को पिछड़ेपन के भाव से। और यह रवैया भाषा ही क्यों, अन्य देशी चीज़ों के प्रति भी दिखता है। भोजन हो, खान पान हो, शब्द व्यवहार हो, पहरावा हो आदि सभी चीज़ों में यह प्रवृत्ति दिखाई देती है। और मुझे इसमें कमी का कोई लक्षण तो नहीं दिखता, बल्कि यह प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती ही जाती है। भारतीय भाषाओं में भी जो हिंदी तरभाषी समुदाय है वह अपनी भाषाओं को हिंदी की अपेक्षा कहीं बेहतर आदर के साथ देखता है। हिंदी समाज में यह आत्महीनता की स्थिति अधिक है। अब जब तक यह मनोवृत्ति नहीं बदलती तब तक तो हमें इसी विडंबना के साथ जीना होगा। जहाँ तक कैरियर और संभावनाओं की बात है, अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी में संभावनाएं तो निश्चय ही कम है, लेकिन बाकी भारतीय भाषाओं की अपेक्षा हिंदी में बहुत अधिक है। आपने पूछा है कि अंग्रेजी के साम्राज्य पर लगाम लगने की कोई संभावना है या नहीं। मेरा उत्तर है नहीं, लेकिन इस साम्राज्य के अंदर ही हिंदी अपनी जगह बनाएगी और उसे बढ़ाती चली जाएगी। इसका एक पहला उदाहरण मीडिया है। आज देशी भाषाओं के अखबार, चैनल अपनी मजबूत आवाज रखते हैं और उनमें कई अंग्रेजी की मुख्य धारा से बिल्कुल असहमति रखते हैं और पूरी तरह ताल ठोक कर अपना काम कर रहे हैं। समाज एक जीवंत चीज है, समाज की आवाज उसकी भाषा के जरिए ही तो आएगी। लेकिन इससे अंग्रेजी में कैरियर के अवसर कम या खत्म नहीं होंगे, उसमें वृद्धि जारी रहेगी। सर, जहां तक रेलवे की बात है तो रेलवे जो है वो वैज्ञानिक और तकनीकी लेखन में हिंदी को बढ़ावा देती है। हमारे तकनीकी पाठ्यक्रमों के जो शिक्षण प्रशिक्षण की सामग्री भी है वो भी द्विभाषी है। परंतु जो अक्सर ये देखा जा रहा है कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़े विज्ञान और तकनीकी पृष्ठभूमि के लोग अभी भी अंग्रेजी में अपना काम करना अधिक सुविधाजनक समझते हैं। तो ऐसे लोगों को अपना कामकाज राजभाषा हिंदी में करने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए? यह चुनौती है जो बनी रहेगी, लेकिन हमारी कोशिशें भी जारी रहेंगी। राजभाषा के प्रति लोगों के सोच, उनके व्यवहार में बदलाव लाने के लिए नीतियाँ, योजनाएं एवं कार्यक्रम बने हुए हैं। मौलिक पुस्तक संबंधी योजना भी उनमें से एक है और प्रतिवर्ष इस योजना के अंतर्गत हमें बड़ी संख्या में किताबें मिलती हैं। रेलवे के जो प्रशिक्षण संस्थान हैं, तकनीकी संस्थान हैं, वहाँ भी हिंदी का प्रचुर प्रयोग होता है। उनमें जो अध्ययन सामग्री है विशेषकर हैंडआउट्स और स्लाइडों के रूप में वे द्विभाषी होती है। इसके अलावा तकनीकी संगोष्ठियों के आयोजन से, हिंदी कार्यशालाओं से, डेस्क प्रशिक्षण के द्वारा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है। सबसे अधिक बढ़ावा तो तकनीकी प्रगति स्वयं ही दे रही है। राजभाषा कर्मी इस तकनीकी प्रगति से खुद को अपडेट रखकर और हिंदी में जो सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं तकनीकी रूप से, उसको लोगों के बीच में फैलाकर प्रसारित करके हिंदी का प्रयोग बढ़ा सकते हैं और ऐसा वे कर भी रहे हैं। सरकारी संस्थानों में राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अनेक तरह के प्रोत्साहन पुरस्कार योजनाएं संचालित हैं। राजभाषा हिंदी में काम करने वालों के लिए हम प्रोत्साहन स्वरूप उनको पुरस्कृत भी करते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानबूझकर
हिंदी की अवहेलना करते हैं। तो ऐसे जो हिंदी की अवहेलना करने वालों के लिए क्या किसी प्रकार का कोई दंड का प्रावधान है? एक सरकारी कर्मचारी सरकार की नीतियों से बना होता है। उसकी व्यक्तिगत इच्छाएं क्या हैं, उसका सरकार की नीतियों के संदर्भ में शायद ही कोई स्थान होता है। अब राजभाषा के नियमों के उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान, तो प्रावधानों में ऐसी बात कही गई है। कहा गया है कि इसके निर्देशों का उल्लंघन होने को पर वैसी ही कार्रवाई की जाए जैसा कि अन्य निर्देशों के उल्लंघन पर होता है। फिर भी व्यवहार में प्रेरणा और प्रोत्साहन के तौर तरीकों का ज़्यादा सहारा लिया जाता है, कम से कम कार्यालय स्तर पर। आखिर सरकार ने राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए जो प्रोत्साहन योजनाएं और अन्य कार्यक्रम बना रखे हैं वो इसी उद्देश्य के लिए हैं। आज के चुनौतीपूर्ण भाषिक परिदृश्य के दृष्टिगत आपका विजन और भविष्य के लिए रोड मैप क्या है? अपनी तरफ से कोशिश करते चले जाना। शुरुआत अपने परिवार से करके अपने परिवेश को, अपने समाज को, अपने कार्यालय को, अपने पूरे देश को अपनी भाषा से जोड़े रखना, बोलकर, लिखकर, जिस भी तरीके से संभव हो वह करना। भविष्य के रोड मैप से यदि आपका आशय मेरी योजनाओं से है तो मैं कहूँगा एक भाषा और समुदाय के सामने तो एक व्यक्ति की हैसियत बहुत छोटी है। परिवर्तन तो काफ़ी समय में और बहुत सारे लोगों की संलग्नता से आता है। निदेशक की हैसियत से मुझे लगता है कि योजनाओं की कमी नहीं है, प्रमुख है उनका पालन और कार्यान्वयन। वह कार्य मैं अपनी पूरी क्षमता से और ईमानदारी से करता हूँ और करता रहूँगा। लेकिन आपका आशय अगर हिंदी के भविष्य से है, उसकी दिशा से है, तो मैं कहूँगा उसमें कुछ चीज़ें सुखद हैं, कुछ चीज़ें दुखद हैं। सुखद जैसे कि हिंदी का प्रसार, तकनीक के मामले में उसकी तरक्की, हिंदी की देश विदेश में फैलती व्यापकता, अहिंदी भाषियों के बीच भी उसकी बढ़ती स्वीकार्यता, और जो दुखद चीज़ है वह है सबसे बड़ा हिंदी का हिंग्लिशकरण, हिंदी के अपने शब्दों का लगातार खोते जाना, जो बहुत ही बड़ी क्षति है। तो जो सुखद परिवर्तन है उनका स्वागत करना और दुखद जो परिवर्तन है उनको जान करके भी हतोत्साहित नहीं होना, अपना प्रयास करते जाना, यही मेरी कोशिश होगी। जो इस बातचीत का सबसे आखिरी सवाल है कि क्या तुलनात्मक रूप में राजभाषा कर्मियों के कैरियर ग्रोथ को भी आकर्षक कहा जा सकता है? और निदेशक राजभाषा के रूप में आप रेलों के तथा अन्य संस्थानों में जो कार्यरत राजभाषा कर्मी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? राजभाषा कर्मियों का कैरियर ग्रोथ तो बिल्कुल आकर्षक है, इसमें क्या संदेह। शुरुआत ही ऊंचे वेतनमान से होती है और क्षेत्रीय रेलों में तो उप महाप्रबंधक तक का पद है। हिंदी पढ़ने वालों को शिक्षण के पेशे में जाने के साथ साथ राजभाषा का भी एक और रास्ता खुला रहता है जो अन्य विषयों के लोगों को शायद ही उपलब्ध हो। इसमें अखिल भारतीय परीक्षाओं से चुनकर योग्य व्यक्ति अनुवादक के पद पर आते हैं। हाँ, यह है कि नौकरी में आने के बाद उनको अंग्रेजी के सामने हिंदी के घटे मोल के दर्द का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह तो एक मिशन के भाव से की जाने वाली नौकरी है। इसमें भाषा प्रचार का उद्देश्य मन में रखकर ही काम करना पड़ता है, इसलिए इस नौकरी में व्यक्तिगत निष्ठा की आवश्यकता भी सबसे अधिक है। मेरा संदेश इसी में निहित है कि अपनी भाषा के प्रति निष्ठा और सेवा का भाव रखें, राजभाषा का कार्य तत्परता से करें, अपने संकल्प में दृढ़ रहें। जो अंतर्विरोध नजर आते हैं वे समाज के हैं, संविधान के हैं, उनका अफसोस न करें, वे हमारे नियंत्रण से बाहर की चीज़ है। किसी चीज़ के प्रचार में प्रचारक के व्यक्तित्व की भी भूमिका होती है, तो अपने ज्ञान को लगातार अपडेट रखें, अपने व्यवहार को लचीला रखें और अपने को अधिकाधिक स्वीकार्य बनाए रखें। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज की इस अनौपचारिक बातचीत के लिए आपने जो अपना अमूल्य समय दिया और राजभाषा कर्मियों को जो आपने मूल मंत्र दिया
उसके लिए आपका कोटिसा धन्यवाद। आपके इस मूल मंत्र से निश्चित रूप से राजभाषा कर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन और अधिक कुशलता से करेंगे। इसके लिए पुनः आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो ये था आज निदेशक राजभाषा रेलवे बोर्ड से एक अनौपचारिक बातचीत। अगले किसी एपिसोड में हम किसी अन्य शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।